हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने पिछले क्लास में जलवायु के बारे में चर्चा की थी। जो पिछला चैप्टर चल रहा था हमारा 4th चैप्टर, वो समाप्त हो गया था। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट जो 5 चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और अलग अलग क्या प्राकृतिक वनस्पति सभी स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है या फिर एक जैसी ही पाई जाती है। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में लगभग 7वें नंबर पर आता है तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एक विशाल देशों में गिना जाता है, जो कि 7वें स्थान पर है। अब यहाँ पर हमारे देश में भी जो विश्व की प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देश हैं, उन देशों में भारत को भी एक ऐसा देश के में गिना जाता है जो कि 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। ठीक है, तो उनमें भारत भी शामिल है 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में। यहाँ पर लगभग 47,000 भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के क्या पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, जिस कारण से यह विश्व में क्या है 10वें स्थान पर। ठीक है, 47,000 विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में क्या है 10वें स्थान पर आता है। ठीक है, विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण विश्व में किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर। ठीक है, विश्व के जैव विविधता वाले देशों में 10वें स्थान पर आता है तथा एशिया के देशों में चौथे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर। ठीक है, विश्व के देशों में 10वें स्थान पर तथा एशिया के देशों में चौथे स्थान पर आता है। किस कारण से, यहाँ पर 47,000 के विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाने के कारण। ठीक है, विश्व में 10वें स्थान पर तथा एशिया महाद्वीप में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, भारत में लगभग क्या है 15,000 भारत में लगभग 15,000 फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से फूल वाले पौधे, लगभग 15,000 फूल वाले पौधे। ठीक है, फूल वाले पौधे हैं जो कि विश्व के फूलों में या विश्व में फूलों के पौधों का जो प्रतिशत है, विश्व में फूलों के पौधों का लगभग 6% भाग भारत में है। ठीक है, 15,000 प्रकार के फूल वाले पौधे भारत में पाए जाते हैं, जो कि विश्व में प्रमुख कुल फूलों के प्रतिशत का 6% है। ठीक है, इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे भी हैं। ठीक है, बहुत से बिना फूलों वाले पौधे भी हैं, जिनमें फर्न है, बिना फूलों वाले पौधों में फर्न है, शैवाल है। ठीक है, फर्न है, शैवाल या फिर एलेगी, कवक, ठीक है, कवक या फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो कि बिना फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग 90,000 प्रकार के क्या हैं, 90,000 प्रजातियों के जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 प्रकार के या 90,000 प्रकार की जातियाँ जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे पानी की मछलियाँ एवं समुद्री जल में पाई जाती है। ताजे पानी की मछलियाँ जो कि समुद्री पानी में पाई जाती है। तो यहाँ पर लगभग
कितनी विविधता? जैव विविधता के कारण। इतनी जैव विविधता के कारण से भारत में 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में गिना जाता है वह भारत। वापस रिपीट कर देते हैं एक बार। भारत में विश्व की लगभग 47,000 प्रकार के विभिन्न क्या है पौधे पाए जाने के कारण यह विश्व में 10वें स्थान पर तथा एशिया के देशों में, एशिया महाद्वीप के देशों में 4थे स्थान पर है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 10,000 प्रकार के फूल वाले पौधे पाए जाते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में फूलों वाले पौधों का कितना प्रतिशत है? 6% है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बिना फूल वाले पौधों में फर्न, शैवाल या एलगी, कवक या फंजाई भी पाए जाते हैं। इन्हीं के अलावा विभिन्न प्रकार की लगभग 90,000 प्रकार के जो जातियों के जानवर पाए जाते हैं, 90,000 प्रकार के जीव जंतु। ठीक है। जो कि समुद्री ताज़े पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ एवं समुद्री जीव भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें यह समझने का प्रयास करना है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। ये तो हमने इनकी बात की, पौधे, जीव जंतु और फूल वाले पौधों की, कि इतने इतने यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। इससे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति क्या है इसकी डेफिनेशन या इसका अर्थ देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति ठीक है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना धरातल पर स्वतंत्र उगता है या स्वतंत्र पैदा होता है। ठीक है। और लंबे समय तक उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसी वनस्पति क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य के बिना सहायता के अपने आप धरातल पर स्वतंत्र रूप से उगता है, जिस पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। या मनुष्य के बिना प्रभाव के वह स्वतंत्र रूप से धरातल पर उगती है, ऐसी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ठीक है। इसे अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। इसे अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। अक्षत वनस्पति मतलब मनुष्य के द्वारा किसी प्रकार की कोई क्षति या नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इस कारण से यह वनस्पति क्या है? अक्षत वनस्पति भी कहलाती है। ठीक है। इनके अलावा जो विभिन्न प्रकार की धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो कृषिगत फसलें उगाई जाती है, फल फूल बागान एवं वनस्पति का जो भाग है, फल फूल वाली वनस्पति का जो भाग है, ठीक है, जो कि मनुष्य के द्वारा उगाई जाती है, वह एक वनस्पति का तो भाग है, लेकिन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है। मनुष्य के द्वारा उगाई जाने वाली कृषिगत फसलें फल एवं बागवानी ठीक है, ये एक वनस्पति तो है, वनस्पति का भाग है, लेकिन क्या नहीं है? प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है। लेकिन यह प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। इन्हें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में नहीं कह सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि इस पर मानव का हस्तक्षेप है। मनुष्य के द्वारा उगाई जाने वाली फसलें जो कि कृषिगत फसलें हैं, फल और बागवानी, वो भी मनुष्य के द्वारा की जाती है। कहीं ना कहीं उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए मनुष्य का उस पर हस्तक्षेप होता है। इस कारण से ऐसी वनस्पति क्या है? मानव निर्मित वनस्पति होती है, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति न होकर के वो कौन सी है? कृत्रिम वनस्पति। ठीक है। इसके बाद में आगे है बेटा देशज और विदेशज शब्द यहाँ पर वनस्पति में आया है। देशज एक होती है देशज वनस्पति, ठीक है, और एक होती है विदेशज वनस्पति। ठीक। देशज वनस्पति वह वनस्पति जो कि मूल रूप से कहाँ पर है? भारतीय है।
मूल रूप से भारतीय, ठीक है। ऐसी वनस्पति जो कि जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से कहाँ पर हुई है, भारत में ही हुई है, ऐसी वनस्पति देशज वनस्पति कहलाती है। लेकिन जो पौधे भारत से बाहर, जो पौधे भारत से बाहर अर्थात विदेशों से लाकर, विदेशों या दूसरे देशों से लाकर, दूसरे देशों से लाकर यहाँ उगाए गए हैं, यहाँ उगाए गए हैं, वह वनस्पति क्या है, विदेशज वनस्पति कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार की वनस्पति क्या कहलाती है, विदेशज वनस्पति कहलाती है, ठीक है। अब वनस्पति जगत शब्द का अर्थ, ये तो हो गया प्राकृतिक वनस्पति, इनमें दो शब्द आए थे, देशज और विदेशज, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृति प्रदत्त है, मनुष्य के द्वारा कोई इस पर मानवीय प्रभाव नहीं होने के कारण यह अक्षत वनस्पति भी कहलाती है, ठीक है। अब वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, ठीक है। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत का अर्थ क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से संबंध, वो क्या कहलाता है, वनस्पति जगत, उत्पत्ति से है, ठीक है। इस तरह प्राणी जगत जो कि जानवरों के विषय में बताता है, वनस्पति जगत जो कि एक किसी विशेष क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय में पौधों की उत्पत्ति से संबंधित है, वनस्पति जगत। और प्राणी जगत किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र एवं विशेष समय में वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के विषय में बतलाने वाले विषय, वो कहलाता है प्राणी जगत। और वनस्पति जगत वनस्पतियों के बारे में बताने वाला, ठीक है। तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों की इन विविधताओं का कारण क्या है, ठीक है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति क्यों पाई जाती है, इसके बारे में हम, इन कारणों के बारे में हम पता लगाएंगे कि किस कारण से ये वनस्पति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ये ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वनस्पति को विविधता पाए जाने का कारण है, जिनमें पहला कारण है धरातलीय कारण, ठीक है। धरातलीय कारण में पहले भूभाग, धरातलीय कारण में सबसे पहला है भूभाग, ठीक है, या स्थलभाग। अब यह स्थलभाग कैसे जल में इसमें प्राकृतिक वनस्पति की विविधता का कारण कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यह भूमि वनस्पति पर, भूमि का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति पर भी भूमि का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से ही क्या है, प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि पर्वत, पठार और मैदान एवं शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है, ठीक है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में अलग वनस्पति पाई जाती है, तो मैदानी क्षेत्रों में अलग वनस्पति पाई जाती है। अब यह अलग अलग स्थानों पर यह अलग अलग वनस्पति क्यों पाई जाती है, आपको पता होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में, ढाल वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है तथा समतल मैदानी क्षेत्रों में, नदी तटीय क्षेत्रों में पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के भूभाग में समतल भूभाग है। जब नदियाँ जल लेकर के आती है तो वहाँ पर नमी, आर्द्रता रहती है एवं उपजाऊ मृदा भी वहाँ पर पाई जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है तथा ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्रों में शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो धरातल का स्वभाव भी वनस्पति पर बहुत प्रभाव डालता है, ठीक है। जिस प्रकार से उपजाऊ भूमि प्राय कृषि की जाती है, ठीक है। अगर भूभाग समतल है, समतल, ठीक है, और उपजाऊ है, समतल और उपजाऊ है, तो वहाँ पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है,
कृषि की जाती है, खेती करने योग्य होती है। और जहाँ पर धरातल ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ या अनुपजाऊ भूमि है, ठीक है, ऐसा भूभाग जहाँ पर भूभाग क्या है, ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ पाया जाता है, वहाँ पर क्या है, जंगल पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, जंगल और घास के मैदान वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जंगल घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर क्या है, वह स्थान वन्य प्राणियों के भी आश्रय स्थल माने जाते हैं। अर्थात प्राकृतिक जो वनस्पति है, जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ धरातल में अनुपजाऊ धरातल में सघन जंगल पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर जंगली जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अर्थात वे वन्य प्राणियों को क्या है, आश्रय मिलता है वहाँ पर, ठीक है। तो वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल के रूप में निर्मित हो जाता है। दूसरा धरातलीय कारण है, भूभाग के बाद में मिट्टी, मृदा, ठीक है, मृदा, पहला भूभाग और दूसरा है मृदा, ठीक है। अब मृदा भी क्या है, धरातल पर सभी जगह एक जैसी नहीं पाई जाती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की क्या है, मिट्टियाँ पाई जाती है, जो कि विविध प्रकार की वनस्पतियों का क्या है, प्रमुख आधार है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के लिए यह मिट्टी भी क्या है, एक प्रमुख आधार है, ठीक है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बलुई मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, बलुई, ठीक है, या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बलुई या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। उसमें कम पानी वाली कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, कंटीली झाड़ियाँ, कम पानी वाली कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पर उगती है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ नदियों वाले जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, नदियों वाले जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, डेल्टा क्षेत्र, वहाँ पर पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, पर्णपाती या सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तथा पर्वतों के ढलान जहाँ पर मिट्टी की एक गहरी परत पाई जाती है, वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। पर्वतों के ढलान पर, पर्वतों के ढलानों पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, शंकुधारी, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिट्टी का भी क्या है, अलग अलग स्थानों पर जो अलग अलग वनस्पति पाई जाती है, उसमें मृदा का भी अहम रोल होता है, जिसके कारण से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ये तो था धरातलीय कारण। इसके बाद में अगला कारण है वानस्पतिक विविधता पाए जाने का। अगला कारण है जलवायु, ठीक है। जलवायु कारण या जलवायु कारण, इसमें सबसे पहले है टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। जलवायु कारण में, जलवायु में सबसे पहला तापमान। अब वनस्पति की जो विविधता पाई जाती है, जो वनस्पति की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, उसमें तापमान एवं वायु की नमी पर भी क्या है, ये जो हमें वनस्पतिक विविधता दिखाई देती है। वनस्पति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसमें तापमान भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि पर्वतों की, जैसे हिमालय पर्वत को जो ढलान वाला क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय पर्वत के ढलानों एवं पहाड़ियों, प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर, हिमालय पर्वत
हिमालय पर्वत के ढलानों एवं प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर यहाँ पर लगभग 915 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 915 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 915 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में गिरावट आने के कारण वनस्पति के पनपने और बढ़ने को क्या है, प्रभावित करती है। ठीक है, जब पर्वत के ढलान वाले क्षेत्रों में प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई हो जाने पर या 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट आने से वहाँ पर वनस्पति क्या होती है, पनपने लगती है तथा वहाँ पर वनस्पति के बढ़ने को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय से अल्पाइन वनस्पतियों में बदल देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तापमान का भी अहम रोल होता है कि अलग अलग स्थानों पर फिर उसे अलग अलग प्रकार की तापीय वनस्पतियों के रूप में जाना जाता है। और यह वनस्पति उष्ण कटिबंध से उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति तथा शीतोष्ण कटिबंध से अल्पाइन वनस्पतियों में बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं तापमान के आधार पर ये वनस्पति कौन कौन से हैं वनस्पति खंड। देखिए इनकी वनस्पति खंडों की तापमान की विशेषताएं। वनस्पति खंड ठीक है, वनस्पति खंड तथा वार्षिक औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में तथा जनवरी में औसत तापमान, यहाँ पर जनवरी में औसत तापमान वही डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, सबसे पहले जो वनस्पति खंड है वह है उष्ण वनस्पति खंड। उष्ण वनस्पति, ठीक है, यहाँ पर उष्ण वनस्पति के लिए तापमान, औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, और जनवरी के महीने में भी यहाँ पर तापमान लगभग कितना, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है, होता है। ऐसे स्थानों पर कौन सी वनस्पति खंड पाई जाती है या कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्ण वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा जनवरी के महीने में भी औसत तापमान कितना, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। ऐसे स्थानों पर वनस्पति पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ठीक है, अगला है उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। उपोष्ण कटिबंधीय या वनस्पति, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, यहाँ पर तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और जनवरी के महीने में तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे स्थान जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान पाया जाता है एवं जनवरी के महीने में जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में औसत तापमान पाया जाता है जनवरी महीने का, और वहाँ पर कभी कभी पाला जैसी स्थिति होती है।
ऐसे स्थानों पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्ण वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, सॉरी उपोष्ण वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट शीतोष्ण वनस्पति, ठीक है, शीतोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण वनस्पति, यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में औसत वार्षिक तापमान, ठीक है, तथा जनवरी महीने में यहाँ का जनवरी का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर कभी पाला तो कभी बर्फबारी जैसी स्थिति होती है, ऐसे स्थानों पर वनस्पति पाई जाती है शीतोष्ण वनस्पति, ठीक है, शीतोष्ण वनस्पति। इसके बाद में अगला है अल्पाइन वन, अल्पाइन वन या अल्पाइन वनस्पति, जो कि 7 डिग्री सेल्सियस से कम औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है अल्पाइन वनस्पति, ठीक है, और -1 डिग्री सेल्सियस से कम वनस्पति, 1 डिग्री सेल्सियस से कम जहाँ पर तापमान पाया जाता है जनवरी महीने में, वहाँ पर क्या है, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अर्थात बर्फीले क्षेत्रों में, यहाँ पर बर्फ़ भी जमी हुई होती है, ठीक है, तो उस स्थान पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में तापमान के बाद में अगला जो जलवायु कारण है वह है सूर्य का प्रकाश। अगला जलवायु कारण है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। देखिए बेटा, किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश का जो समय होता है उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं वहाँ की ऋतु पर निर्भर करता है, ठीक है। वापस रिपीट कर देता हूँ, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का जो समय है वह समय उस स्थान के अक्षांश एवं समुद्र तल से ऊंचाई एवं उस ऋतु पर निर्भर करता है, ठीक है। जब प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वहाँ क्या है, वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। जिस स्थान पर प्रकाश अधिक समय मिलता है, ऐसे स्थान पर प्रकाश अधिक समय मिलने के कारण वहाँ पर क्या होता है, गर्मी की ऋतु में वृक्ष अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में है वर्षा, ये वर्षण, ठीक है, वर्षण। वर्षण मतलब भारत में जो लगभग सारी वर्षा क्या होती है, सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जून से सितंबर तक जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है एवं पीछे हटता हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। एक तो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये कहाँ कब से, जून से सितंबर, ठीक है, मानसून का आगमन होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। और एक पीछे हटता हुआ मानसून जो कि क्या, कौन सा मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, इनसे ही होती है, ठीक है, संपूर्ण वर्षा। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो कि जून से सितंबर के महीने में आता है, इसी से संपूर्ण वर्षा होती है भारत में, ठीक है। और एक पीछे हटता हुआ मानसून जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून है, जो भारत में केवल तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, उन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो वनस्पति कैसी पाई जाती है, सघन, ठीक है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति क्या पाई जाती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाती है विरल, ठीक है।
बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, अर्थात वहाँ पर अपेक्षाकृत कम सघन वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर वर्षा ही नहीं होती है, जैसे दक्षिणी भारत के पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग में अगर बात करें, पश्चिमी भाग में, तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है थार मरुस्थल का, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस कारण से वहाँ पर वनस्पति दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देती है, अर्थात रेत ही रेत दिखाई देते हैं, रेत के टीले दिखाई देते हैं या फिर कंटीली झाड़ियाँ हमें दिखाई देती है। तो ठीक है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन वनस्पति, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विरल वनस्पति पाई जाती है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूर दूर तक हमें वनस्पति दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार से ये थी वनस्पति वाली जो वानस्पतिक विविधता पाए जाने का जो कारण था। ठीक है, एक तो धरातलीय कारण, दूसरा जलवायुविक कारण। ठीक है, इसी के साथ आपने सोचा होगा कि मनुष्य के लिए यह क्यों आवश्यक है वन। आपके दिमाग में कभी आया होगा कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, यह नवीनीकरण योग्य संसाधन है या नहीं है। ठीक है, तो वन कैसे संसाधन है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है तथा वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में यह क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वातावरण को साफ रखने के लिए वनों का महत्वपूर्ण योगदान है और वन हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ये वन जहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ का वातावरण कुछ अलग ही प्रकार का होता है, वनस्पति भी एकदम सुरम्य और सुशोभित वनस्पति के रूप में हमें नज़र आने लगती है। ठीक है, हम जब अगर दूसरे स्थान पर देखते हैं जहाँ पर एक तरफ सघन वनस्पति, दूसरी तरफ विरल वनस्पति, या फिर हम मरुस्थलीय क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पर हमें बंजर भूमि या वीरान भूमि के रूप में दिखाई देती है, जहाँ पर दूर दूर तक मानव जीव जंतु तो क्या मानव तक भी नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये स्थानीय जलवायु, वन क्या करते हैं, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन एवं नदियों की धारा, इन सभी को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ कि वन स्थानीय जलवायु, वन स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, वन स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, ठीक है, एवं नदियों की धारा, ठीक है, नदियों की धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो उद्योग हैं उनका ये आधार है। ठीक है, बहुत सारे उद्योगों का भी आधार है तथा यह कई समुदायों को क्या करती है, जीविका भी प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसी कई प्रकार की जनजातियां हैं जो कि वनों पर निर्भर है, कंदमूल फल प्राप्त करके उनसे अपना जीवन यापन भरण पोषण करते हैं। ठीक है, इन वनों के कारण ही जो प्राकृतिक मनोरम दृश्य दिखाई देता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जिससे आर्थिक रूप से क्या है, मदद मिलती है। ठीक है, उस स्थान पर कई प्रकार के क्या होते हैं, नए नए जहाँ पर पर्यटक आते हैं वहाँ पर नई नई बड़ी बड़ी होटलें भी वहाँ पर स्थापित होती है। अब उनके माध्यम से एक तो शहरी पर्यटक, एक तो देसी पर्यटक होते हैं, एक विदेशी पर्यटक होते हैं। तो विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। ठीक है, तो आर्थिक लाभार्जन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं वन। ठीक है, ये वन तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, वन पवन और तापमान को भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसी के साथ साथ इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है, जीवाश्म। ठीक है, मृदा में उपस्थित जो ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, वो किसके कारण से, मृत जीवांशों के कारण से पाई जाती है। ठीक है, यह वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल भी माने जाते हैं, वन्य प्राणियों के आश्रय स्थल भी माने जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है। ठीक है, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें कई कारणों से प्राकृतिक बदलाव आया है तथा कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों की मांग, शहरीकरण की परियोजनाएं
तथा पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण से धीरे धीरे क्या हो रहा है, वन क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, बढ़ती हुई मांग के कारण अब भारत में आपको पता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। तो ऐसी स्थिति में जब जनसंख्या का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो शहरीकरण की परियोजनाओं का भी दबाव बढ़ता जा रहा है तथा उद्योगों की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, कृषि क्षेत्र की भी अधिक मांग बढ़ती जा रही है, जिससे धीरे धीरे वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, और वनों की कटाई होने से वन क्षेत्र धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और वन क्षेत्र जब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो वहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीवों को भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी भी कमी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे जब 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था, 68 लाख 2003 में भारत में वनों का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल लगभग 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। लेकिन भारत के बहुत से भागों में वन सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में या कुछ क्षेत्रों को छोड़कर के, जैसे हिमालय पर्वत है, मध्य भारत के कुछ भाग हैं, मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है, तथा शेष भागों में जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप है, मनुष्य का अधिकार है। ठीक है, उन स्थानों पर प्राकृतिक वनस्पति आंशिक रूप से या तो आंशिक रूप से पाई जाती है या फिर संपूर्ण रूप से ही क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। ठीक है, या फिर वहाँ पर बिल्कुल ही नाम मात्र की हो गई है। ठीक है, जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ गया है वहाँ पर क्या प्राकृतिक वनस्पति है, नहीं, संभव नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र नाम मात्र के ही रह गए हैं भारत में। अगर बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, मध्य भारत के कुछ भाग है, इसी के साथ साथ मरुस्थलीय क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक वनस्पति युक्त हैं। बाकी अन्य भागों में मनुष्य का धीरे धीरे बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक वनस्पति धीरे धीरे क्या होती गई, संकुचित होती चली जा रही है। ठीक है, आगे है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बेटा हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।